भाषण में क्या बोलते हैं जिन्ना कि भले हम देश दो अलग बन गए हैं लेकिन हमारा देश सभी धर्मों को लेकर चलेगा। दलील दे रहे हैं सेकुलर वाली, देश बना रहे हैं धर्म के आधार पर और आज बनाना चाह रहे हैं सेकुलर। जो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का अलग होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज से उनका लगाव नहीं था, उन पर थोपी गई थी। होता ये कि जैसे संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, जिन्ना होते बीमार और जिन्ना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जिन्ना थे सिया और वहाँ पावर में आ जाते हैं सुन्नी। कल को अगर मोदी जी बैठ जाएं पुतिन के साथ, तो पुतिन ये काम करते हैं, तुम्हें भी दिक्कत होती है अरब सी में आने की, हम एक काम करते हैं बलूचिस्तान को साइड करवा देते हैं मिलकर। अमेरिका कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहेंगे, पुतिन साहब से साथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर चाहे मतलब रशिया चाहे और कौन चाहे आपका, अमेरिका चाहे भारत चाहे, इसको बलूचिस्तान को साइड करवा देते हैं, क्या रह जाएगा पाकिस्तान। उनके आप बैठ के मिसाइलों के नाम पढ़िए, उन्होंने सारी मिसाइलों के नाम पता क्या रखे हैं, गोरी, शाहीन, ये सब, ये वो नाम रखे हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया है। और हमारी मिसाइलों के नाम अग्नि, सूर्या, भविष्य की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आज हम और आप देखेंगे 1947 के बाद भारत से अलग हुए पाकिस्तान की कहानी। लेकिन आज बात 1947 से होगी कि 1947 से लेकर 60-70 तक तो चीजें बहुत अच्छी रहीं। एक अच्छा देश था, बल्कि जीडीपी भी हमसे ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता चला गया जो विदेशी मीडिया आज पाकिस्तान को फेल स्टेट, रॉक स्टेट और पेरियर स्टेट तक नाम दे दिया गया। ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। चर्चा बारीकी से होगी। बहुत स्वागत है निपुण जी। धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान को जब भी हम किसी देश को देखें चेतन जी, तो देश को देखने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है, सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी राजनीति से जुड़ी होती है। आपकी अगर लीडरशिप अच्छी है, आपका नेतृत्व अगर अच्छा है, आपका निर्माण ठीक तरीके से हुआ है, जो आपकी नींव बनी है वो अगर सही तरीके से बनी है, तो चाहे आपका सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब आपका बेटर चलता है। पाकिस्तान की अगर आज की दुर्दशा को देखना है, जो आज पाकिस्तान की आज दुर्दशा है, इसके लिए हमको पाकिस्तान के निर्माण के बीज को खोजना होगा। कहा जाता है कि जिस इमारत की नींव अच्छी होती है वो इमारत बड़ी शानदार और मजबूती से खड़ी होती है। लेकिन अगर नींव में ही गड़बड़ हो गई तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका कुछ समय तो आपको दिख सकते कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन जरा सा आंधी तूफान या भूकंप का 6 पॉइंट का भी अगर आपका झटका आया तो वो ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर जाती है। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ। तो पहले तो पाकिस्तान की आपको नींव में जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ कैसे। अक्सर जब मुझसे क्लास में बच्चे पूछते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जो स्टेट बनने से पहले नेशन बना और फिर स्टेट बना 1947 में, और संघर्ष किस बात का कर रहा है, नेशन बने रहने का। बना नहीं रह पाया, 1971 में ही 2 टुकड़े हो गए और आज भी उसके 2 टुकड़े और तैयार हैं। हम जब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं कि हम सिंध का भी कह दें या पंजाब का भी कह दें, वहाँ भी स्थिति बड़ी विस्फोटक है। जैसा भी आपने कहा, आप सोचिए IMF के कहने के बाद 60% तक टैक्स लिया जा रहा है लोगों से, और आप सोचिए 60%। चाणक्य कहा करते थे कि ज़्यादा कर लेना भी लोगों को बगावत करने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। जाहिर सी बात है, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 60 रुपया मैं गवर्नमेंट को दे दे रहा हूँ, इसलिए ताकि गवर्नमेंट अपने डेप्ट उतारे, और डेप्ट भी कैसे, जो उनकी अय्याशी में खर्च हुए हैं, इनके करप्शन में खर्च हुए हैं। तो आम जनता क्या कहेगी, मैं क्यों दूं भाई, वो क्यों देगी कि तुम नौटंकी करोगे, तुम बदतमीजी करोगे, तुम आतंकवाद फैलाओगे मेरे पैसे से, और फिर मुझे क्या मिल रहा है। ऐसा देश जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, असुरक्षा है, पता नहीं कब कहाँ बम फट जाए, कब किसको गोली मार दें। यस और नोट? बिल्कुल। तो नहीं होगा। चलिए, लेकिन हम थोड़ा सा पास में चलते हैं। देखिए, कमाल की बात है, तुलना कर रहा हूँ ऐसी, कभी एक बड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। पहला देश बना था दुनिया में धर्म के आधार पर, वो बना था आपका इजराइल।
और इसराइल के बाद जो सेकंड कंट्री था जो धर्म के आधार पर बना, वो बना था पाकिस्तान। लेकिन इसराइल कामयाब है, पाकिस्तान कामयाब नहीं है। अब ये एक बड़ी चर्चा का विषय है कि इसराइल कामयाब कैसे हुआ धर्म के आधार पर बनने के बाद भी, लेकिन पाकिस्तान नहीं हुआ कामयाब। रीजन, क्योंकि धर्म का जो चश्मा दिया गया था, रियलिटी में वो धर्म का चश्मा था ही नहीं। जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ये मुस्लिम में जो इलाइट क्लास है, जो इसका हम लोग बोलते हैं संपन्न क्लास जो है, उसने अपने हित के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया था। और दूसरा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने पाकिस्तान का निर्माण किया। और निर्माण होने से पूर्व और निर्माण होने के बाद इतने सारे अंतर दोनों पाकिस्तान के अंदर रहे कि आप देखें 3-3 बार तो वहां पर कूप हुआ। अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। और आज भी आप देखें, आज भी जो नूरा कुश्ती चल रही है वहां पर, कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। आर्मी तय करेगी कि पाकिस्तान का पीएम कौन होगा, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करती है। और दूसरा, तय कौन करता है? चीन तय करेगा या अमेरिका तय करेगा कि पाकिस्तान का पीएम कौन होगा? ये सब जाहिर बात है। क्या जाहिर बात है? इमरान खान प्रो चाइना और शहबाज शरीफ प्रो अमेरिका। और आप देख रहे हैं इमरान खान आज खुली धमकी दे रहे हैं कि मैं एक बड़ा जलसा करूंगा, ये करूंगा, सच्ची आज़ादी होगी, होगी, वो होगी। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गया। हम 1-2 दिन पहले चर्चा भी कर रहे थे इस बारे में। तो जो ये पूरा चल रहा है घटनाक्रम, इसका जो पूरा आधार है, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखिए, हमारे यहाँ पर जब हमारा देश बना, भारत देश जो बना, वो कांग्रेस पार्टी के एक आंदोलन से बना। कांग्रेस पार्टी, आज वाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार लोग भ्रम कर लेते हैं। उस समय का जो कांग्रेस थी, वो था एक सोशल और पॉलिटिकल आंदोलन करने वाला एक संगठन, जिसमें हर वर्ग, संप्रदाय, जाति के लोग जुड़े हुए थे। आपको इस आश्चर्य बात बताऊं, जब हमें आज़ादी मिल गई तो गांधी जी ने कहा भी था कि नेहरू, अब इसको, कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब खत्म कर दो। नेहरू जी ने कहा, वाह, ऐसा कैसे कर दें? अभी तो समय आया है, इतनी मेहनत करी, अब हम पीएम बनेंगे, अब कैसे खत्म कर दें? तो मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिसको लीड किया जा रहा था आज़ादी के आंदोलन के लिए, ना कि एक सत्ता में आने वाली पार्टी के लिए। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की जो आप लीडरशिप देखेंगे, वो सब आपकी मिडिल क्लास की थी। और मिडिल क्लास ने राष्ट्र निर्माण जो किया, वो किस आधार पर किया? आंदोलन के आधार पर। जबकि आप देखें, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, वो वॉयलेंस के दम पर हुआ। और उसको जो गाइड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो कर रही थी इलीट क्लास। आप बात समझिएगा। देखिए, आंदोलन में आज भी आप देखें, भारत की पूरी प्रकृति में आप देखेंगे, आज भी भारत में खूब आंदोलन होते हैं। प्रोटेस्ट की संस्कृति हमारे यहाँ पर है, भारत में हुए। आज भी देखें, हम देखिए प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है, कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई, लेकिन वॉयलेंस की जगह भारत में नहीं है। जैसे कहीं वॉयलेंस होता है, सब, चाहे कितनी पॉलिटिकल पार्टी, कितने अंतर्द्वंद क्यों ना हो, लेकिन हिंसा की हर कोई निंदा करता है। रीजन, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट से हम लोग आए हैं। उनका निर्माण कैसे हुआ? सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। जिन्ना कहते हैं 1946 में कि ऐसे नहीं मिलेगा पाकिस्तान, लड़के लिया जाएगा पाकिस्तान। हाथ में लोटा, मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगते थे 1946 में। तो जब आपने लड़के दम पर लिया, अब जब तुमने बीज बोया, बीज किसका बोया? हिंसा का। तो जाहिर सी बात है, पेड़ किसका बनेगा? भाई, पेड़ बबूल का बोओगे तो गुलाब कहां से पाओगे? बात सिंपल सी बात है। आपने हिंसा डाली आपके राष्ट्र निर्माण के लिए, क्या निकल कर आया? हिंसा निकल कर आई। और यही आप देखेंगे चीन के अंदर भी। चीन का भी जो नेचर है, आप इसको भले ही दिखने लगता हो डेमोक्रेसी, गणतंत्र, वो बात करते हैं, डेमोक्रेसी तो खैर है ही नहीं वहां पर। आप देखेंगे चीन का जो पूरा नजरिया, वो साम्राज्यवादी नजरिया, कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लद्दाख भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा, दक्षिण चीन सागर भी मेरा है, ताइवान भी मेरा है। जो उसको दिख जाए, वो भूटान को खाने की सोचता है, सिक्किम मेरा है, हर चीज को अपनी बनाने की कोशिश करता है। रीजन, क्योंकि वो भी इस प्रकार से एक आंदोलन के माध्यम से नहीं, वॉयलेंस के माध्यम से लड़कर वहां पर क्या क्रांति हुई। तो जिस राष्ट्र के निर्माण में आपको हिंसा मिलेगी, वो उसके चरित्र का निर्माण करती है। मैं हमेशा बोलता हूं, निर्माण चरित्र का आधार तय करता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा निकल कर आएगा। जब हम पाकिस्तान को अब देखें, तो जैसे मैंने कहा, इलीट क्लास। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या थी। अगर आप इंडियन मुस्लिम को देखें, यानी कि हम अगर पूरा बात करें, सार्क की बात करते हैं, जो हमारा पूरा साउथ एशिया है, तो जब हम साउथ एशिया की बात करेंगे चेतन जी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1901 में, अगर हम बात करते हैं 1901 में, तो हमारे क्या नाम है, जब पहला शहंशाह का 1901 में हुआ, उसको आधार बनाकर अंबेडकर जी ने भी कहा था। और इसके अलावा एक बुक है, मैंने पढ़ी थी, गो संसारी की किताब, 1960 में आई थी किताब, बड़ी पुरानी किताब है। तो मुझे भी एक भाई साहब है, उन्होंने पुरानी किताब दी थी।
उन्होंने जिक्र किया है कि अगर हम पूरे इस इंडियन पेनिनसुला को हम बात करते हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो यहाँ मुस्लिम को अगर आप बांटेंगे तो 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है अशरफ, जो करीब पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो 10% लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिनका फॉरेन से कहीं ना कहीं लिंक है, जो विदेशों से आए थे भारत में। भारत की मैं बात करूं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों सबको मिला के बात कर रहा हूं। तो ये विदेश से आए थे। इसमें कौन लोग हैं? मेनली 4 लोग इसमें गिने जाते हैं। सैयद हैं, पठान हैं, मुगल हैं, ये लोग जो हैं 3-4 लोग, ये मेनली आपके क्या है, विदेशों से आए हुए हैं। बाकी फिर आपका अजलाफ और अर्जल, दे आर द कन्वर्टेड। जो अजलाफ हैं, जो इसको सेकंड कैटेगरी रखा जाता है, मोस्टली ये वो लोग हैं जो इंडिया की, अगर हम आज की बात करते हैं, जो हमारी ओबीसी है, अपर कास्ट जो हैं, उससे कन्वर्टेड हैं। और अजलाफ में भी आप देखेंगे तो अजलाफ में भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बनाई हुई है। कैटेगरी 1 में देखेंगे जैसे आपका चौहान, राजपूत जो थे, जाट जो थे, जो कन्वर्जन हुआ, उनको अजलाफ 1 कहा जाता है, और अजलाफ 2 कहा जाता है। मैं अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, और गो संसारी के अकॉर्डिंग। और मैं भी आपको बताऊंगा, आपने एक नाम सुना होगा इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल, पंसमादा मुस्लिम, ये वही है अजलाफ और अर्जल, वो पंसमादा मुस्लिम। और जो कैटेगरी 2 है अजलाफ की, उसमें आपको मिलेंगे जो ओबीसी कैटेगरी से, आपका नाई का काम करने वाले काम है, जैसे जुलाई का काम करने वाले लोग हैं, वो लोग। और जो अर्जल है, जो सबसे लो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जो है, वो है आपके अनटचेबल, यानी कि हमारे दलित भाई बहन जो हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। 10% जो कम्युनिटी है वो अशरफ है, बाकी सब क्या आपके कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड की डिमांड नहीं थी पाकिस्तान बने, डिमांड किसकी थी? 10% लोगों की। अब क्यों डिमांड थी? इसका रीजन क्या था? इनका कहना ये था कि अगर ब्रिटिश जाते हैं, और ब्रिटिश जाने के बाद डेमोक्रेसी आएगी, और जब डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी आने के बाद हिंदुओं की मेजोरिटी है, तो जो हिंदुओं का अपर कास्ट होगी, जो हिंदुओं का अपर कास्ट मतलब जो अपर वर्ग होगा, अपर जो पैसे वाले लोग, संपन्न लोग होंगे, वही भारत को क्या करेंगे? लीड करेंगे। हमारा क्या होगा? हम सैयद कहाँ जाएंगे? हम मुगल कहाँ जाएंगे? हम यानी पठान कि ये कहाँ जो जाएंगे? बीज है नफरत का, ये पहले ही बो दिया गया था। ये आप एक 18वीं शताब्दी में बोल दिया गया था। मैं भी आ रहा हूँ, उस बात पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमको चाहिए क्या? पाकिस्तान एक अलग मुल्क चाहिए। अब देखिए इसके बाद बीज कहाँ से होती है? बंगाल से। और कमाल की बात क्या है, जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जिसको उस समय नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था, और आज का जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ पे डिमांड ही नहीं थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की डिमांड कहाँ पर थी? बंगाल और बिहार का बेल्ट, थोड़ा सा यूपी से, और थोड़ा सा मुंबई से। बाकी पंजाब के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि हमारा बंटवारा हो, पार्टीशन हो। कमाल की बात आप देखिए, मतलब बहुत सा अंतर दोनों। उसमें मैं आपको आता हूँ। 18वीं सदी में एक राइटर थे, लेखक भी थे, सादुल्ला। शादुल्ला सबसे पहले कहते हैं कि अगर इस्लाम को पूरे इंडियन ओशन के अंदर, यानी कि जो आपका सब कॉन्टिनेंटल है, उसमें अगर जिंदा रखना है, तो आपको जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा? या तो आपको पावर में चाहिए कौन? इस्लाम का कोई लीडर चाहिए, या सत्ता का संरक्षण चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? या तो जो रूलर है वो इस्लाम से जुड़ा हो, या फिर जो रूलर है उसका संरक्षण हो। और आप देखिए चेतन जी, अगर रूलर किसी धर्म को मानता है तो ऑटोमेटिक उस धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जैसे हम बात करें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने का बड़ा कारण क्या था? भारत में तो कम फैला बौद्ध धर्म, लेकिन बाहर बहुत फैला। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपने बच्चों को लगा दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जैसे अशोक के जो पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा, ये श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऐसे में देखें हर्षवर्धन, उसने एक धर्म को अपनाया। तो अगर जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, जैसे योगी जी हैं, वो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को, लेकिन अगर हिंदू धर्म के लिए तिलक भी लगा लें, भगवा भी पहन लेते हैं, इतने में ही क्या होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार वृद्धि हो जाती है। मुगलों की वजह से जब हम इस्लाम आना शुरू हुआ तो इस्लाम फला फूला यहाँ पर रीजन, क्योंकि रूलर का वही धर्म था, तो ऑटोमेटिकली जो आवाम होगी, जनता होगी, सब उस धर्म को लेकर एक, हाँ अभी हमारा धर्म का रूलर है। तो जबरदस्ती कन्वर्जन भी कराया गया जो आपने जिक्र। अब देखिए, अब की बात अलग है, इसमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पे तो उस प्रकार की बातें नहीं, लेकिन उसमें तो सब चीज़ें हुई हैं। उसमें तो आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ हुआ है, जो आप पढ़ते हैं सब कुछ हुआ है। तो हाजी सादुल्ला ने पहली बार डिमांड की 28वीं सदी में। फिर आप क्या आते हैं सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने भी इस बात को दोहराया, जिसको ये सैयद अहमद खान वही है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान क्या बोलते हैं, ब्रिटिश से मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, आप हमें वैसे ट्रीट ना करें
जैसे ट्रीट किसने किया है, जैसे ट्रीट आप हिंदुओं को कर रहे हैं। भाई हम लोग 600-700 साल से भारत में रूलर रहे हैं, और आप रूलर को और आवाम को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं डेमोक्रेसी की बात करके। हमारे लिए आप अलग व्यवस्था कीजिए। सैयद अहमद खान ये कह रहे हैं, जिनको आज लोग कह रहे हैं, तो ये बीज नहीं है क्या? एक सादुल्लाह कह रहा है कि आपको या तो इस्लाम का लीडर चाहिए, बॉस चाहिए, जो चाहिए, या फिर उसका संरक्षण चाहिए। और सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं कि हमको आप हिंदुओं की तरह ट्रीट मत करो, हमको स्पेशल स्टेटस दो। अंडरस्टूड? उसके बाद फिर चौधरी रहमत अली आते हैं, मौलाना इकबाल आते हैं, फिर आपका मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं। ये एक पूरी श्रृंखला थी जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की। आखिरकार बाद में जिन्ना ने इसको अलग किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के जो रेडिकल ग्रुप्स थे इस्लाम के, वो नहीं चाहते थे। आज जिसको हम लोग बोलते हैं ना बरेलवी, बहावी, देवबंदी, ये लोग उस समय पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान ना हो। जब ये सारे लीडर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये दोनों तीनों चारों ग्रुप, जिसको हम लोग देवबंदी, बहावी तो बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी मानी जाती है। आप कश्मीर में जो ये आपका हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका ये क्या नाम आपका, मैं नाम भूल गया, वो जो लड़के को जो टेररिस्ट को मारा गया, बुरहान वानी, वो आपका बहावीज़म आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। तो बहावी आइडियोलॉजी हो, या आपका देवबंदी आइडियोलॉजी हो, या बरेलवी आइडियोलॉजी हो, ये सारी आइडियोलॉजी से विरोध करी थी पाकिस्तान का। रीज़न इनका कहना ये था कि एक काफिरों का देश है। काफिरों का देश को बोलते हैं दार अल हब, कि दार अल हब को हमको दार अल इस्लाम बनाना है, कि जो काफिरों का देश है, उस काफिरों के देश को हमको क्या बनाना है, इस्लाम का देश बनाना है। और ये हमारे पास था पूरा पूरा देश, हम इससे बंटवारा क्यों करें? पूरी धरती जो है वो किसकी है? इस्लाम की है। तो बंटवारा करके छोटा सा देश क्यों लेना है? पूरा भारत को लेना है। ये मांग कर रहे थे। इन लोगों ने जिन्ना के ऊपर हमले तक करवाए थे, जानलेवा। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, ये पता नहीं है लोगों को। जिन्ना के ऊपर कई बार अटैक कराया उन्होंने, फतवे जारी किए जिन्ना के खिलाफ, कि जिन्ना को जो सरकार लिखा है सब। हाँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंट है, पब्लिक है, थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो सब मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी बुक है, मैंने कई बुक से पढ़ा है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो जिन्ना के खिलाफ फतवे जारी हुए, सब कुछ हुए। अब ये जो अब बोल रहे हैं बहावी है, बरेलवी है, देवबंदी है, ये बोल रहे हैं कि हमको इस्लाम का देश बनाना है, हमको अलग क्यों करना है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनता है, सबसे पहले यही सारे पोस्टें हैं, पाकिस्तान बोलेंगे हम बताएंगे पाकिस्तान का संविधान कैसे बनेगा, कैसा होगा। ये विरोध कर रहे थे। चलिए, ये तो एक बात आपकी हुई। दूसरी बात क्या थी कि जब हम बात करेंगे पूरा का पूरा, जो आज मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट पाकिस्तान है वो तैयार नहीं था। अब देखिए, पाकिस्तान का प्रेजेंट, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है? पंजाब है, इसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। कश्मीर तो उन्होंने इनलीगल कब्जा कर रखा, वो हमारा है, इंशाल्लाह जल्दी वापस लेंगे, आमीन सुम्मे आमीन। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि बंगाल इनका था, जो पहले था 71 में अलग हो गया बांग्लादेश। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा आगे। पंजाब के जो रूलर थे, दे आर नॉट रेडी फॉर द पार्टीशन। वे पार्टीशन चाहते ही नहीं थे। जिन्ना जब उनसे बात करने के लिए गए तो जिन्ना को उन्होंने भगा दिया कि हमें बात ही नहीं करनी पार्टीशन की। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस समय पंजाब में जब हम देखते हैं तो पंजाब में अलायंस गवर्नमेंट चल रही थी। और अलायंस गवर्नमेंट कैसे चल रही थी? हिंदू सरदार, हिंदू राजा और मुस्लिम रूलर जो थे मिलके उन्होंने आपस में एक अलायंस गवर्नमेंट बनाई हुई थी। आप उस समय अगर देखें तो मुस्लिम रूलर थे, लेकिन हिंदू के साथ उनकी क्या थी? अच्छी व्यवस्था थी। कई सारे छोटे छोटे जो सामन टाइप्स होते थे वो मुस्लिम रूलर को सपोर्ट करते थे, उनके कोऑर्डिनेशन की सरकार चल रही थी। क्योंकि पूरा पंजाब एक रहेगा, हम इसके रूलर हैं, मुस्लिम रूलर ही समझ रहे थे, हम क्यों अलग हों। अब तुम आधा पंजाब की, भाई आधा पंजाब किसके पास रह गया? पूर्वी पंजाब हमारे पास है, पश्चिम पंजाब उनके पास है, हम तो पूरा पंजाब के रूलर हैं। हम तब ये नारा नहीं था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये तो आपकी बात है। अब बंगाली जो थे, अगला जो बंगाल की हम बात करें तो पंजाब की मैंने बात की। अब बंगाली जो थे वो अपनी बंगाली कल्चर में खोए हुए थे, वो अमार सोनार बंगला कर रहे थे। और बंगाल हमारे यहाँ भारत में देखें, जैसे पुनर्जागरण भारत में बोलते हैं, तो भारत में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई चेतन जी, वो हुई आपकी कहाँ से? बंगाल से। आप देखिए शुरुआत में, जैसा हम जितने भी आप बात करें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, सारे बंगाली थे। तो ये कहते हैं हम तो बड़ी श्रेष्ठ कम्युनिटी है, हमें क्यों अलग होना, हम सब मिल के रहेंगे। हालांकि पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इनको बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारे पास में, पूर्वी बंगाल उधर आपका चला गया। तो जो ये पूरा बांटा गया, डिवाइड किया गया, इसके लिए बंगाली तैयार नहीं थे। पूरा प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, लेकिन वो भी तैयार नहीं थे। फिर हम बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान ने तो 11 अगस्त 1947 को फ्रीडम की घोषणा कर दी थी। मतलब हम तो 15 अगस्त को आज़ाद हो रहे हैं,
जबकि बलूचिस्तान के जो रूलर थे, खान साहब जो थे, उन्होंने अपने आप को 11 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं। वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, उसको जिन्ना ने ज़बरदस्ती मिलाया। फिर हम बात करें सिंध की। अब देखिए सिंध की सिविलाइजेशन की खोज हुई थी 1924 में। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सिंध जैसा आपका हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, ऐसे ही आपका सिंध सभ्यता की हम बात करें, इसकी खोज हुई, नए नए अवशेष मिले 1924 में। तो सिंधी अपने आप को बड़ी कल्चर मान रहे थे, तो बहुत पुरानी कल्चर, पुरानी बात है। और वो अपने आप को लिंक कर रहे थे ज़्यादा मुंबई से, ना कि पाकिस्तान से। वो कहे कि मुंबई और सिंध के जो कल्चर एक ही कल्चर है, हम सब एक साथ रहे, उस कल्चर में वो खोए हुए थे। और फिर आपका जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपका अब्दुल गफ़ार खान हुआ करते थे, वो अलग नहीं होना चाहते थे। अब क्वेश्चन आपका में उठेगा सर कि जब ये सब तैयार नहीं थे और जहाँ से डिमांड थी, डिमांड कहाँ से थी? यूपी, बिहार, बंगाल का कुछ बेल्ट, कुछ बिहार और बंगाल, क्योंकि बिहार बंगाल उस समय एक ही बेल्ट एक का था। और ये संयुक्त प्रांत, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे यूपी को। और थोड़ा बहुत मुंबई के अंदर जो भी कौन सा आपका एलीट क्लास, वो डिमांड कर रहे थे। जिन्ना ने इन सबको क्या समझाया? जिन्ना ने कहा देखो भाई, जिस तरह की बात नेहरू कर रहे हैं, सरदार पटेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक यूनाइट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर तुम कल को भारत के साथ विलय करते हो तो तुम्हारी सारी पावर जो होगी, जैसा आज हम देखते हैं ना सेंट्रल स्टेट का है, ये जिन्ना ने इनको झूठ बोला। झूठ कैसे बोला? कि जो ये बात करेगी यूनाइट इंडिया की, तो यूनाइट इंडिया में स्टेट्स के पास जो यूनिट्स होंगी भारत की, उनके पास कोई पावर नहीं होगी। मतलब सिर्फ सेंटर के पास पावर होगी, ये बताने की ये बातों को बताया गया कि सेंट्रल पावर होगी। अब उसमें एक्चुअली स्टेट वर्ड था नहीं, उस समय प्रोविंस कहा जाता था इन सबको। और प्रोविंस का मतलब ये होता है कि पावर सेंटर के पास ही ज़्यादा होना, कि ये ब्रिटिश से भी ज़्यादा मजबूत सेंटर बनाएंगे, सारी पावर सेंटर के पास होगी। जो तुम कह रहे हो ना कि हम अपनी सरकार लेके बैठे हैं, एक बार आज़ादी मिल जाए, संविधान बना ले, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। पंजाब को समझाया, यही बात इन्होंने सिंध को समझाई, इन सबको समझाई। इससे क्या हुआ? ये अलग होने शुरू। एक तो बात है। दूसरा, जिन्ना ने कहा देखो तुम देखते हो भारत में जो आंदोलन शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू होता है तो भारत में कैसे शुरू होता है कि भारत में आप देखिए लाल बाल पाल, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब रीजन थे इनको करने के। क्या रीजन थे? कि वे लोग इस बहाने की जगह मिलेंगे तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की जो हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास था, उससे भारत के आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से जुड़ेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है इस्लाम की, वो ख़त्म हो जाएगी। हम भारत से कम किससे ज़्यादा जुड़ते हैं? अरब से ज़्यादा जुड़ते हैं। हम तो अरब से आए हुए हैं। जिन्ना ने इन सबको इस तरह कर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्स किया कि भाई तुम हमारे साथ क्या हो, आ जाओ। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान आपका बना। तो ये कई सारे घटनाक्रम थे, मैं बहुत शॉर्ट में आ रहा हूँ चीज़ों को लेके। तो जब इनको समझाया कि आपका पाकिस्तान का निर्माण हुआ, अब निर्माण होने के बाद अंतर विरोध शुरू होता है। क्या विरोध शुरू होता है? अंतर विरोध बनने के बाद, यानी कि तो मैंने पहले की बात की। बनने के बाद पहली बात क्या थी कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाए या एक इस्लामिक स्टेट बनाए, सबसे पहला द्वंद्व। अच्छा, इसके बाद भी ये बात हो रही थी कि सेकुलर स्टेट बनाया जाए? फिर संविधान सभा में बातें शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको। नहीं, क्योंकि कहा यह जाता है कि सिर्फ एक धर्म के आधार पर ही ये देश। अब मैं इसको उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा, सब जगह पढ़ा है। जिन्ना का पाकिस्तान बनने के बाद पहला स्टेटमेंट, पहला भाषण उनका जो असेंबली में हुआ, उस भाषण को आप सुनिएगा। आप चाहे तो केस में दिखा भी सकते हैं, वो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तो वो भाषण में क्या बोलते हैं जिन्ना, कि भले हम देश दो अलग बन गए हैं, लेकिन हमारा देश सभी धर्मों को लेके चलेगा और आप सब आज़ाद हैं। उनकी तकरीर थी कि आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपने चर्च में जाने के लिए, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए। दलील दे रहे हैं सेकुलर वाली। देश बना रहे हैं धर्म के आधार पर और आज बनाना चाह रहे हैं सेकुलर। जिन्ना केवल क्या चाह रहे थे? जिन्ना धर्म को यूज कर रहे थे इलीट क्लास के लिए। बात समझिए, धर्म का यूज किया कि 10% से तो देश बनने वाला नहीं था। जब तक वो 90% यानी कि अर्जाल और आपका अर्जल जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई मुट्ठी भर लोग खड़े हो जाएंगे, कहीं पर जाकर आंदोलन करें, कोई बात सुनेगा? हुजूम चाहिए। हुजूम को क्या दिया जाता है? च्युइंगम। कौन सी च्युइंगम? इस्लाम की च्युइंगम चबाओ। उनको चबा कर उनसे सपोर्ट लिया, 90% लोगों से देश बन गया। अब देश बनने के बाद जिन्ना जानते थे कि अगर मैंने इसको रेडिकल बनाया, कट्टरपंथी को लेके चला, तो होगा क्या? हम जो एलिट क्लास का पावर चाह रहे हैं वो रह नहीं पाएगी। नीचे पावर किसके पास आ जाएगी? जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं। और वो तो जिन्ना के विरोधी थे। मैंने कहा जिन्ना के खिलाफ फतवे निकाले थे।
जिन्ना तो बहुत ही, जिन्ना नहीं थे रेडिकल व्यक्ति, जिन्ना तो, अब देखिए एक मुस्लिम व्यक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं मुस्लिम व्यक्ति कभी पोर्क मीट खाएगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत से आप जगह, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जिन्ना पोर्क मीट तक, पोर्क सॉस तक खाया करते थे जिन्ना। उनका एक भी अगर आप व्यवहार देखेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप जितने भी धार्मिक लीडर्स को देखेंगे जो राजनीति में धर्म को यूज करते हैं, वो अंदर से उतने धार्मिक होते नहीं है। जिन्ना उसका उदाहरण है। आप देखिए जो एक मुस्लिम व्यक्ति होगा, उसको पोर्क मीट की बात आ गई, वो इस बात पे घृणा आ जाएगी, गुस्सा आता है। लेकिन जिन्ना खा रहे हैं, यानी कि जिन्ना धर्म का यूज कर रहे हैं किसमें? राजनीति में। और जैसे ही यूज हो गया, यूज में क्या बोला, हम सेकुलर बनाएंगे। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया जितने रेडिकल थे, बहावी, बरेलवी, देवबंद, ये सब पहुंच गए। ऐसे कैसे हो सकता है? देश क्या बनेगा? इस्लामिक नेशन बनेगा। और जैसे इस्लामिक नेशन बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने आपके जो और रिलीजन वाले लोग हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, वो सेकंड क्लास के क्या हो गए? वहां पर सिटीजन हो गए। कहां तो पाकिस्तान में जो अल माइनॉरिटी की जनसंख्या थी वो करीब 23% थी, आज वो 2% रह गई। 2%, सोचिए 23 से कितना, 2%। और हमारे यहाँ पर कोई इशू नहीं है, फल फूल रही है, कोई कम तो नहीं, मतलब बढ़ी रही है, बढ़ी रही। वहां तो आप देखिए 23 से 2%। हालांकि इसमें पूर्वी पाकिस्तान जो था उसका नंबर बड़ा था, वहां पे ज्यादा गिरी जनसंख्या। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपका पश्चिम पाकिस्तान में जनसंख्या नहीं गिरी है, बढ़ी तो है ही नहीं, कम ही हुई है। यानी कि देखें तो 21% के करीब जो मुस्लिम की जनसंख्या थी, जो परसेंटेज था माइनॉरिटीज का, वो पश्चिम पूर्वी बंगाल में था, यानी पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि आपका आज का बांग्लादेश के अंदर। लेकिन यहाँ भी बड़ी संख्या थी, यहाँ भी आपका 1.8% रह गई है जनसंख्या, जो करीब आपका 3% के आसपास थी। तो यहाँ भी आपका डिक्रीज हो रही है, और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर डिक्रीज हो रही है। लगभग आप देखें तो वहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या में आपका डिक्रीज हुआ नंबर। अगला आप देखें तो एक बड़ी समस्या क्या थी कि हम अपनी लैंग्वेज क्या बनाए। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, पूरे अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं, बलूची बोलते हैं, बलूचिस्तान बोली जाती है बलूची भाषा, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, सिंध में बोली जाती है सिंधी, और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनी, ये 3 इनकी, और बंगाल में बोली जाती है बंगाली। लेकिन इनकी लैंग्वेज ये क्या? उर्दू। और उर्दू कौन सी भाषा है जो भारत में रहने वाले इलीट क्लास बोल रही है, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की? उर्दू लैंग्वेज। मैं बस में आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूपी बिहार की लैंग्वेज, पंजाबी क्यों बोलेंगे उर्दू? आज भी आप देखेंगे वहां पंजाबी जो है पंजाबी बोल रहे हैं। मात्र पाकिस्तान को, अगर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों का 6% पॉपुलेशन थी जो केवल उर्दू बोलती थी। अब इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, लेकिन इन्होंने वेस्ट का नेशन वाला फॉर्मूला अपनाया। वेस्ट का नेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? जब हम एक बात किसी देश को बोलते हैं नेशन, नेशन कैसे बनेगा कोई देश? नेशन बनने का सिंपल, देखिए नेशन का सिंपल सा अर्थ है एक सी पहचान, एक सी आइडेंटिटी। अब एक सी आइडेंटिटी आपकी किस बेस पर हो? या तो लैंग्वेज के बेस पर हो, या आपका कास्ट के बेस पर हो, या आपकी इथनिसिटी एक हो, या आपकी क्या हो, रेस एक जैसी हो। जैसे स्पेनिश बोलने वालों का स्पेन बन गया। जर्मन ने जो आपका, जर्मन का क्या नाम है आपका, हिटलर जो था, हिटलर ने अपने यहाँ पर रेसिज्म लाने का प्रयास किया था कि हम गोरे हैं, और गोरे होने के साथ हम ब्लू आइज वाले हैं। हिटलर क्या बोलते थे? हिटलर बोलते थे कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक गोरे एक काले। आप देखो सारी जगह गोरों ने कालों पे क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। इन गोरों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और हम गोरे भी हैं, गोरों के साथ हमारी ब्लू आइज है। हमको ईश्वर ने स्पेशल बनाया है इन गोरों पे कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हमारी ड्यूटी, ईश्वर का काम है कि हमको इन गोरों पे कंट्रोल करना है। ये हिटलर कर रहा है, किसकी बात? रेसिज्म की बात कर रहा है। वो ऐसे स्पीच दिया करता था हिटलर। तो या तो आप रेसिज्म के बेस पर एक होंगे, या आप कास्ट के बेस पर एक होंगे, या आप रिलीजन के बेस पर एक होंगे, या लैंग्वेज, कोई ना कोई बेस एक होना चाहिए। दैट इज अ नेशन। आपके इंडिया कैसे नेशन है? इंडिया नेशन है अपने कल्चर के बेस पर, और इंडिया नेशन है, बल्कि कल्चर भी भारत में आपको अलग अलग मिल जाएगी। भाई एक दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, तो एक आपका गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, एक आपको सेलिब्रेशन कुछ और कर रहा है। लेकिन अब भारत में जब देखेंगे तो भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ये बात समझती है, बहुत बड़ी आबादी, कि हमारा इतिहास एक सा और हमारा भविष्य एक सा है। तो जब ये फीलिंग लोगों के अंदर आती है तो वो बनता है नेशन। भारत का डाइवर्सिटी के साथ हम नेशन लेके चल रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा एग्जाम्पल कहीं भी नहीं है। बाकी सब जगह भाषा के बेस पर, आपका रेस के बेस पर, जैसे आपका धर्म के बेस पर इसराइल। अब इन्होंने कहा कि यार अगर हम बात करेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका एक धर्म देश बनाने की, तो हम कैसे इसको बनाएं? तो कहा हम लैंग्वेज को बेस बनाते हैं, और लैंग्वेज क्या डिक्लेयर कर दी? उर्दू।
और आबादी कितनी बोल रही है केवल, यानी कि 94% आबादी जिस भाषा को नहीं बोल रही उसको अपने नेशन की भाषा डिक्लेयर कर दी है। हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा जिसको बोला जाता है हिंदी को, हमने वो भी आज तक नेशनल भाषा डिक्लेयर नहीं की। हम 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 में कहते हैं कि आपको जो मन के वो भाषा बोलिए, कोई आपको रोक टोक नहीं होगा। और हम 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला देते हैं कि इंग्लिश, हिंदी और अपनी रीजनल लैंग्वेज को आप लेकर चले। भारत ने गलती नहीं की, जबकि इन्होंने ये गलती की। तो उर्दू क्या, और आज तक वहाँ पर आप देखिए जो पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान का अलग होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज से उनका लगाव नहीं था, उन पर थोपी गई थी उर्दू लैंग्वेज के विरोध से वहाँ पर शुरुआत। लेकिन उसके बाद जब बात आती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जब ये लिखा जाता है, और हालांकि आपने कहा कि एलिट क्लास के लिए ये सब चीज़ें थी और धर्म के आधार पर ही, जिन्ना को ये पता था बहुत स्मार्टली कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो पाकिस्तान तो बना पाऊंगा लेकिन उसके बाद नहीं चल पाएगा, उसके बाद क्या होता है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब देखिए आपका यहाँ पे, अब देखिए अब होता क्या है, जब संविधान बनने की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हो रही थी कि एलीट क्लास चाहते थे कि हमारे लिए संरक्षण दिया जाए, हमको इस प्रकार का स्पेशल स्टेटस दिया जाए संविधान के अंदर कि हम कभी भी संविधान के माध्यम से अपनी पावर को रखें। बात कर रहे हैं कि इसकी डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में एक एलीट क्लास को चाहे संपन्न बनी रहे, उसको सुरक्षा दी जाए। और संविधान बनाने से उसका फेलियर क्या हुआ, ये नहीं तय कर पाए कि सिविल गवर्नमेंट होगी या आपका मिलिट्री गवर्नमेंट होगी। होता ये कि जैसे संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, जिन्ना होते बीमार, और जिन्ना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जिन्ना थे सिया, और वहाँ पावर में आ जाते हैं सुन्नी। तो सबसे पहले जो सुन्नी लीडरशिप थी वो क्या करती है, जिन्ना को एकदम साइड कर देती है कि भैया तुम साइड हो जाओ। जिन्ना की आपको मृत्यु को मैं बताऊँ आपको चेतन जी, आपको बड़ा वो होगा, जिन्ना की जब डेथ हुई तो करीब 1.5-2 घंटा वो बंदा सड़क पे पड़ा रहा था। मतलब उसको बचाने वाला कोई नहीं था उस समय। मतलब जिस गाड़ी से मतलब वो गए थे, बीमार थे, और वो खटारा एम्बुलेंस और एक जीप से ये उनकी बहन ने, हाँ, फातिमा जिन्ना, मतलब उनकी बहन पास में रिफ्यूजी का कैंप था, और बहन उनकी मक्खी चेहरे से मक्खियों की बैठ रही थी, पंखा भी नहीं था, मतलब हिला के उन्हें मक्खियाँ उड़ा रही थी। ये मौत आपकी हुई जिन्ना की। तो जब आपका संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और संविधान बन के तैयार होने का पहला 56 में, हम 50 में लागू कर चुके हैं, 56 में बनते हैं, लेकिन वो संविधान बनते ही ख़त्म कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, नहीं ये संविधान मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सारे अंतर्विरोध से संविधान लेके चल रहा था। परिणाम ये हुआ कि 1970 में पहली बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। हमारे इलेक्शन हो रहे हैं 1950 से 52 में, उनके यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1970 में, और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन का परिणाम क्या निकला कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। 1970 के चुनाव के बाद ही टुकड़े हुए। रीजन था क्या कि जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या ज़्यादा, पश्चिमी पाकिस्तान की जनसंख्या कम। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात चल रही थी यहाँ पे, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान को क्या मिले, पावर मिले। इनका कहना ये था, पंजाबी वहाँ पे जो ज़्यादा डोमिनेट क्लास है वो क्या है, पंजाबी। पंजाबी को आप देखें जब पॉलिटिक्स में और मिलिट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी का दबदबा है तो पंजाबियों का, पुलिस में भी। थोड़ा बहुत सिंधियों को उन्होंने दिया है, लेकिन सिंधी अब इस समय ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। और आपको मैं चिन्हित करके बता सकता हूँ कि मैं भूल गया, लाहौर का एक कॉलेज है जहाँ से मोस्टली इतने पॉलिटिशियन वहीं से पढ़ के निकलते हैं। और ऐसा आप देखें कराची का एक कॉलेज है जहाँ से सारे ब्यूरोक्रेट्स पढ़ के निकलते हैं। ये मतलब इतना डिटरमाइन उनका यहाँ पर एकदम क्लियर है। चलिए, तो पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि बंगालियों को पावर में नहीं आने देना है। तो हुआ ये, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पूर्वी पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की। पूर्वी पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, संविधान में क्या कहा कि हम पश्चिमी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को एक एक यूनिट मानेंगे, और जितनी सीटें आधी आधी डिवाइड कर देंगे। हुआ क्या, 70 का जब चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें रह जाते हैं। इधर पश्चिमी पाकिस्तान की सीटें बढ़ जाती हैं, पूरा बहुमत मिलता है किसको, आपका मुजीबुर रहमान को, पूर्वी पाकिस्तान को। और वो फिर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश बनता है। अब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान से कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई, जो गलतियाँ हमको सबक सीखना चाहिए कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। पहली गलती क्या कि आपने जो धर्म के आधार पर लेकर चले, और वो धर्म आपने केवल पॉलिटिक्स में यूज़ किया, बाद में निर्माण होने के बाद आप उस धर्म को बना के रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? जब आप देखें 1971 में 2 टुकड़े हो गए, और धर्म तो भी बांग्लादेशियों का भी आपका क्या था, इस्लाम था, इधर भी इस्लाम था।
तो जो हम बात उस समय बोल रहे थे वो बात में फेल हो गई, क्योंकि धर्म आधार बन ही नहीं सकता था इस प्रकार की। इजराइल की कहानी अलग थी, इजराइल धर्म के आधार बन गया, उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से डिवीजन हो ही नहीं सकता था। और दूसरी बात, और जैसे ही आपने पाकिस्तान बनाया तो आपने जो भारत से जाने वाले मुस्लिम थे उनको आपने रोक दिया कि इधर आओगे तो हम आपको क्या कहेंगे, मुहाजिर। मुहाजिर कहा गया कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इधर जो आपका यूपी बिहार से जो मुस्लिम उधर जाने थे उनको जाने से रोक दिया गया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ना पहुंचे। क्योंकि इनका मकसद क्या था, मकसद ये नहीं था धर्म के आधार बनाना है, मकसद क्या था, एलीट क्लास को पावर देनी है, एलीट क्लास के पास एक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें वो रूल करे, दैट इज द मोटिव। और जैसे आपका पाकिस्तान बनता है, बनने के बाद जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान, क्योंकि चिंगाम ने क्या दी है, पाक, पाक यानी कि पवित्र, किसके लिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग। एक ऐसी जगह बनाएंगे जो एकदम पाक होगी, अल्लाह के अकॉर्डिंग चलेगी, अल्लाह की ज़मीन होगी। आपने रेडिकल्स को बढ़ावा दे दिया, और रेडिकल करेंगे, अब हम बताएंगे कैसे चलेगा। आप देखिए पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या कर दी जाती है, जिन्ना की मौत कैसे होती है, और लगातार इतिहास है, एक दो नहीं, कहीं आप देखिए किसी देश के पीएम को फांसी दी जा रही है, ये पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार के हत्या कर दी जा रही है, एक इतिहास थोड़ी है। आप देखिए इमरान खान जेल में, पहले नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इतिहास बड़ा पड़ा इन लोगों का। रीजन क्योंकि स्टैब्लिश नहीं कर पाए पाकिस्तान को। जो आपने कहा पेरियार स्टेट, फेल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट उसको कहा जाता है कि जो अपने देश को सही तरीके से सिस्टमेटिकली चला ना पा रहा हो। कैसे नहीं चला पा रहा हो, वो टैक्स कलेक्शन इतना ना कर पा रहा हो कि उसके ऊपर कर्ज उतारने की क्षमता ना हो, टैक्स कलेक्शन उसके पास में नहीं है, वो अपना रेवेन्यू जनरेट ना कर पा रहा हो, उसका कंट्रोल अपने देश की पूरी जमीन पर ना हो। अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हिम्मत है पाकिस्तान के लीडर्स की घुसने की, दैट्स द रियलिटी। बलूचिस्तान की हिम्मत है, चीनियों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं वो बलूची। तो जब किसी सरकार का अपने लैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल ना हो तो उसको आप कहेंगे कि ये जो है आपका एक फेल्ड स्टेट है। पेरियर स्टेट उसको कहा जाता है कि जो अपने देश के अलावा अपने नेबर कंट्रीज के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, उनको डिस्टर्ब करता हो, उसको पेरियर स्टेट। पाकिस्तान ये भी है। हालांकि रोग स्टेट जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दुष्ट राज्य। ये अमेरिका ने यूज़ किया था नॉर्थ कोरिया के लिए, ईरान के लिए, इन देशों के लिए यूज़ किया था। पाकिस्तान के लिए यूज़ उन्होंने नहीं किया। जब उनको लिए यूज़ नहीं किया तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये स्टेट है, हम इसको पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट, पेरियर स्टेट जरूर बोल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान के फेल्ड होने में जहाँ इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जिम्मेदार रही, बहुत सारे फैक्टर, जैसे मैंने आपको कहा लैंग्वेज का एक रीज़न रहा, आपने धर्म का चश्मा लगाया लेकिन धर्म आपने अडोप्ट नहीं किया। हुआ ये इनका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, तो इनका जो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी थी वो भी आ गई। रीजन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, पूरी दुनिया में नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पर, पाकिस्तान में। और कमाल की बात आप देखिए, वैसे इसका जो क्लाइमेट है वो है आपका शुष्क क्लाइमेट, मतलब होता क्या है, जो मानसून क्लाइमेट है वो भारत का क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट, लेकिन पाकिस्तान का मानसून क्लाइमेट नहीं है। आप देखिए भारत में जब बारिश शुरू होती है तो बंगाल से इधर शुरू होती है, इधर दिल्ली आते आते सबसे लास्ट में बारिश आती है, और बहुत कम बारिश दिल्ली वगैरह में होती है। बारिश सब आपका बिहार, बंगाल, उधर पूरी दबा के बारिश हो जाती है। पाकिस्तान तक जाते जाते तो मानसून बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल लास्ट में जाके दिल्ली में बारिश होती है, उसके बाद शुरू होती है जाके पाकिस्तान में बारिश। पाकिस्तान जो बचा है कैसे, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ज़्यादा उसके पास में है, उसका पानी आता है, उसके नहरों में पानी खूब रहता है, उस पानी में से उसकी खेती होती है, कल्चर होती है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर होती है। अब एग्रीकल्चर चल रही, सब कुछ बड़े चल रही है, लेकिन भारत क्या हो रहा है, लगातार समस्या से जूझ रहा है, पर अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण भारत लगातार आगे बढ़ता चला गया। इनके यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टार्टिंग से रही है। अब देखिए 1956 में संविधान बना, विद इन 2 या 3 ईयर ये अपने संविधान को क्या कर देते, लेकिन ये संविधान स्वीकार नहीं होगा। तीसरा संविधान है जो चल रहा है इनका, हमारा पहले ही संविधान चल रहा है और यही चलता रहेगा, क्योंकि हमने अपने संविधान को एक फ्लैक्सिबल बनाया ताकि उसमें समय के अकॉर्डिंग चेंज करते रहे। हम चेंज करते जा रहे हैं लगातार, लेकिन वो तीसरा संविधान, और कई बार देखिए कूप होना मतलब नहीं कि संविधान ही बोरिया बिस्तर करके बंद कर देना, 3 बार कूप होना। और आज आप देखें वहाँ पर आर्मी का कंट्रोल, वहाँ पर आपका रेडिकल ग्रुप्स का कंट्रोल, वहाँ पर आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंट्रोल, वहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल। अब मैं इस एंगल पे आता हूँ आपको मैं लेकर, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के फील्ड होने में लैंग्वेज हो गया, आपका रीजनल एक आइडेंटिटी कि हम पंजाबी पावर में रहेंगे, बंगाली को देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जातीय कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कि वी आर द सुपीरियर। आप देखिए कर्नल टीका खां जो बंगाल में जाता है, जिसको बूचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, कर्नल टीका खां,
ऑपरेशन सर्च लाइट की बात कर रहा हूँ, मार्च 1971 की बात कर रहा हूँ। ये जाके वहाँ पे क्या बोलता है कि हम इन बंगालियों की नस्लें चेंज कर देंगे, कि इनको तो हम पाकिस्तानी नहीं बना पाए, लेकिन इनकी अगली नस्लें पाकिस्तानी होंगी। और आर्मी के द्वारा वहाँ पर रेप कराए जाते हैं। कर्नल टीका खां, अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश गवर्नमेंट, ये मेरा डाटा नहीं है, कि 3 लाख से अधिक महिलाओं के साथ रेप किया गया। और ये क्या था, सो कॉल्ड रेप बाय द आर्मी, यानी कि आर्मी रेप कर रही है, क्योंकि हमें इनकी नस्ल बदलनी है, क्योंकि नस्ल जो है वो बंगाली है, हमको प्योर पाकिस्तानी चाहिए, एकदम आपका ब्रीड अच्छा हो। आप सोचिए क्या सोच इनके लोगों की होगी, किस हद तक एथनिक इनके अंदर की हमारी जो एक आइडेंटिटी, एथनिक पंजाबी आइडेंटिटी, उसको लेके वो काम कर रहे थे। वो आपका हुआ। फिर इलीट क्लास और डेमोक्रेसी में उलझा रहा, दूसरा मुद्दा ये रहा। फिर आप देखिए कि आपका हमको सेकुलर लेके चलना है या आपका क्या नाम है, इस्लामिक नेशन लेके चलना, ये भी मतलब बहुत सारे अंतर विरोध है, इनके कारण पाकिस्तान फेल हुआ। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात देखिए कि बाहरी शक्तियों ने कमी ना छोड़ी। पाकिस्तान के निर्माण होने पास उस वक्त विकल्प ही क्या ही रह जाता। पाकिस्तान अगर धीरे धीरे फेल हो रहा है, सारी चीजें उस वक्त खराब हो रही हैं, तो दूसरों के ऊपर जैसे निर्भर की आप बात करें तो क्या विकल्प रह जाता है उसके बाद? चाइना पे वो निर्भर है, चाइना उसका भरपूर फायदा उठाता है। उसके बाद बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो क्योंकि वो तो मानते ही नहीं पाकिस्तान को अपना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए विकल्प था। विकल्प क्या था ना, एक कहा जाता है एक रिवेंज, रिवेंज होता है ना मन में, रिवेंज, बदले लेने की भावना। अगर इस भावना में पाकिस्तान ना जाता तो शायद पाकिस्तान बच जाता। पाकिस्तान के अंदर पहले तो कश्मीर को लेकर कि हमें कश्मीर लेना है, इसने अपने मायने में ढाले कि कश्मीर में हमारे साथ धोखा हुआ है, जबकि कश्मीर में इनके साथ धोखा नहीं हुआ था। आप देखिए जूनागढ़, इनका कहना ये था, जिनका कहना ये था कि जो मुस्लिम आबादी है मेजोरिटी में, वो क्षेत्र हमारा होना चाहिए, जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वो भारत का होना चाहिए, ये इनका कहना था। सिंपल सी बात ये थी। जूनागढ़ के राजा जो थे मोहम्मद माबद खान, वो मुस्लिम थे। 90% वहाँ पे आबादी कौन थी? हिंदू आबादी। और जब महाबत खान ये कहता है कि मैं पाकिस्तान से मिलूंगा, तो वो साइन कर लेते हैं, दोनों बीच में संधि हो जाती है, बिल पर साइन हो जाते हैं। तब जिन्ना की थ्योरी फेल हो जाती है। और जब कश्मीर की बात होती है कि राजा हरि सिंह हिंदू है, मुस्लिम आबादी को तय कैसे कर सकता है? सरदार पटेल ने कहा यार जिन्ना, ये क्या बात हुई? तुम अपने अकॉर्डिंग खेल के नियम बदल रहे हो, ये तो वही बात हो गई ना। तो ये मतलब बेतुकी बातें हैं, लेकिन इन्होंने अपने माइंड में ढाले कि कश्मीर में हमारे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ है और हमें कश्मीर लेना है। और ये किसने बिठाया कि जब शुरुआत में इनकी फाइट शुरू हुई हमारी और भारत की, पाकिस्तान की, भारत की फोर्सेज वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद हमारी फोर्सेज ने कश्मीर को खाली करना शुरू कर दिया। श्रीनगर से बहुत आगे हम लोग बढ़ गए थे, श्रीनगर तक पहुँच गए थे तो लोग, जो किबले आक्रमण जिसको बोलते हैं, ट्राइबल अटैक जो बोलते हैं, खाली करना शुरू किया। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी पाकिस्तान के उस समय, उसने पूरे वर्ल्ड में जो माहौल बनाना चाहिए था वैसा नहीं बना पाई, ऐसा कहना है आर्मी का। आर्मी का कहना ये था पाकिस्तान का कि इन पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हमसे काफ़ी सारा कश्मीर खाली हो गया। अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर बनवाते वर्ल्ड के थ्रू, तो आज हमारे पास कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा होता। तो होता क्या, उसके बाद ही पाकिस्तान की आर्मी ने धीरे धीरे उनकी पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करना शुरू किया। सबसे बड़ी गलती इनसे यहाँ पे हुई। और उसके बाद जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो तब तो फिर उसके अंदर एक आपका आइडेंटिटी क्राइसिस तो हुआ ही, साथ ही क्राइसिस भी क्रिएट हुआ कि मुझे कभी भी ख़त्म किया जा सकता है भारत के द्वारा। और तब से उसने नारा क्या बनाया, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम भारत को ख़त्म कर देंगे 1000 कट देकर। ये पाकिस्तान नारा बनाया और उसी फीलिंग में होता चला गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, जब 1954 में भारत जाके चीन से समझौता करता है, पंचशील एग्रीमेंट, उस समय पाकिस्तान को क्या लगता है कि ये तो चीन रशिया के नज़दीक भारत पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि भविष्य में हम कश्मीर का भी ले ही नहीं सकते। तो इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी के नज़दीक बढ़ाना शुरू की, सेंट्रो सीटो समझौता कर लिया। ये वैसे समझौता जैसे नाटो का पार्ट बन जाना। और उसके बाद अमेरिका उसको सपोर्ट किया, हर तरीके से पैटर्न टैग वगैरह दिए, जो 65 में लेकर भी हमारे पास में आया। लेकिन उससे पहले आप चलिए, पाकिस्तान बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका ब्रिटेन और यूके की, वो अमेरिका की थी। रीजन क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बात ये होती है, कांग्रेस कहती है कि हम ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हमने पहले में दे दिया था, इन्होंने हमें चीट किया, हम सेकेंड में नहीं देंगे। अगर हम साथ देंगे तो उनको कमिटमेंट ये करना पड़ेगा कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, हम भारत को आज़ादी दे देंगे। ब्रिटिश ये बात देने को तैयार नहीं, मुस्लिम लीग तैयार हो गई, मुस्लिम आज़ादी गई भाड़ में, वो कुछ नहीं चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। रीज़न, ताकि हम ब्रिटेन के क्या बन जाएं, करीबी बन जाएं।
जो हम बात कर रहे थे अभी, जो एएमयू के सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ये कह रहे थे कि हमारे सोच में जो मुस्लिम यूथ है, वो सोच में क्या होना चाहिए? सोच में होना चाहिए ब्रिटिश, शरीर होना चाहिए हिंदुस्तानी, भारतीय, लेकिन जो संस्कार होने चाहिए वो इस्लाम के होने चाहिए। ये सोच उनकी थी। हमारे इंडियन की सोच क्या थी कि वो ब्रिटिश सोच में तो हो, लेकिन संस्कार भारतीय, जो हिंदू कांग्रेस चल रही थी उस समय, जब हिंदू लीडरशिप जो चल रही थी, और संस्कार में क्या होना चाहिए? वो हिंदू होना चाहिए। ये हमारे इसके काट में अहमद खां क्या ले जाते हैं कि सोच तो उसकी क्या हो? ब्रिटिश हो, लेकिन संस्कार किसके? इस्लाम के हो, ताकि कल को समय आने पर जब ये आर्मी में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं मुस्लिम युवा, तो हम क्या कर सके? अपना देश अलग कर सके। लेकिन इसमें और एक चीज, जिस तरीके से आपने सोच वाली बात कही, जिन लोगों को वहां जाना था वो तो चले गए, और जिन लोगों को जिन्ना रोक पाए या फिर वो लोग रोक पाए वो रोक दिया। लेकिन आज भी जो पाकिस्तान की सोच है हमारे यहाँ पे पनपती रहती है, वो नहीं निकल पा रही है। अभी कल ही एक बयान सामने आता है, दिल्ली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ, जो संशोधन सरकार बिल लेके आई उसके खिलाफ। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद आदिब बयान देते हैं कि भारत की हुकूमत को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम वहां नहीं गए, और एहसान इस बात का भी मानना चाहिए अगर हम वहां चले जाते तो पाकिस्तान की जो सरहद है वो लखनऊ तक हो जाती। देखो क्या है ना, ये जो इस तरह की बकवास, मतलब अब देखिए, आपने कहा पूर्व राज्यसभा सांसद है, माननीय ये रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, उपराष्ट्रपति का हम बात करने लगे तो बहुत सारी बातें, हामिद अंसारी की बात करने लग जाएं, ये कोरी बकवास है। कभी मौका मिले मैं डिबेट करूं, मेरे साथ बिठाया जाए, तो मैं इनको बताऊं कि कैसे चले जाते, कैसे जाते। तुम ले रहे थे हो, तुमको वो, तुमको लिया था, जब बैठो, सही बैठ के बात तो करो, कह कुछ भी कहते रहो। अब ये मोबिलाइजेशन करने का तरीका है, लखनऊ तक होती, कहाँ तक होती, वो तो उस समय अगर आरएसएस के आदम पावर होती तो लाहौर ही ना होता। बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं नहीं कहना चाहिए, फालतू बकवास की बातें हैं। उसमें जो रियलिटी है डॉक्यूमेंट्स में, मैं तो आपको फैक्ट दे सकता हूँ। आखिरी सवाल इस पे ये रहेगा कि पीओके के ऊपर जो बात हो रही है कि पीओके हमें खाली करवाना है किसी भी हालत में। पाकिस्तान जो गलती अब कर रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो जिस हालातों से वो जूझ रहा है, भारत की हुकूमत कब इस गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने वाली है और पीओके कब खाली होने वाला है? मैं वापस लेने की बात ही नहीं करता, वापस शब्द तो मैं यूज ही नहीं करता, वो खाली कब होगा? देखिए, एक चीज़ होती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग अपने आप ही बर्बादी के, कहते हैं ना, एक बाजू बैठे होते हैं, वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएँगे। और देखिए भारत के साथ क्या है ना, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत उस तरह से अग्रेसिव हो गया जैसे रशिया ने डोनबास को मिला लिया, हम क्रीमिया को मिला लिया। हम वो वाला काम नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत है वो काम करने की नहीं। रीज़न एक तो बेटा, हम एक तो हमारी आइडियोलॉजी उस तरह की नहीं है, और दूसरी बात, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो खुद ही बर्बाद सनम हुए हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाना है। और अभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कल को देखिए, मैं बहुत ही बड़ी तस्वीर नहीं दिखाना चाह रहा आपको। कल को अगर मोदी जी बैठ जाएं पुतिन के साथ, भाई पुतिन जी एक काम करते हैं, तुम्हें भी दिक्कत होती है अरब सी में आने की, हम एक काम करते हैं, इस बलूचिस्तान को साइड करवा देते हैं मिलकर। अमेरिका कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहेंगे, पुतिन साहब से साथ में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर चाहे, मतलब रशिया चाहे और कौन चाहे, आपका अमेरिका चाहे, भारत चाहे, इसको बलूचिस्तान को साइड करवा लेते हैं, क्या रह जाएगा? पाकिस्तान। और जब बलूचिस्तान अलग होगा तो खैबर पख्तूनख्वा रहने वाला है क्या? ये किसको संभालेंगे? ये संभालेंगे किसको? मैं आपको एक बात बताया थी, जब G20 की समिट हमारी कश्मीर में हो रही थी, तो कश्मीर में बिल्कुल शांतिपूर्ण समिट हुई। बिलावल भुट्टो उस दिन कहाँ पर थे पता है आपको? वो पीओके में थे, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री। और क्या जाके बिलबिला रहे थे कि जाओ कश्मीर में कुछ करो, वहाँ G20 समिट हो जाएगा, कुछ हंगामा नहीं होगा, तो हम दुनिया को क्या बताएंगे? कश्मीर शांत हो गया, ये कहेंगे लोग, भारतीय कहेगा। एक बंदा वहाँ से मक्खी नहीं मारने आया। तो ऐसा नहीं कि पीओके में चीज़ें नहीं हैं। आप बताइए, खुद ही आप सोचिए, आपको एक ऐसा इलाका जहाँ पे खाने को नहीं है, दंगे हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, आप ऐसी जगह रहना पसंद करें? पीसफुल जगह जो तरक्की कर उसकी जगह जाएंगे? तो भारत उस तरह कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक होगी। और देखिए इक्वेशंस होते हैं चेतन जी, मैंने भी आपको जो बता रहा था ना, क्या था कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने हम समर्थन देंगे, तभी इनके दिमाग में आ गई थी ब्रिटेन के और अमेरिका के कि ये जो है ना, ये जो मुस्लिम लीग जो है,
ये हमें लाइफ टाइम आगे तक काम करेगी। और एक काम करते हैं, ज़मीन बना लेते हैं जिस पर हम कभी भी फ्यूचर में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। हुआ जब अफगानिस्तान पर अटैक किया अमेरिका ने 2001 में, किसकी ज़मीन यूज़ की थी? पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ की। आज भी क्या है, वो एक रेंटल स्टेट बना हुआ है। जैसे चाहे चाइना सी पैक बना दे, जब चाहे अमेरिका आके सैन्य अड्डा बना दे, ये स्थिति आज पाकिस्तान की बना दी और पाकिस्तान को यूज़ किया गया इन लोगों के द्वारा। और पाकिस्तान ने एक चश्मा लगाया कि इसका मुझे भारत से बदला लेना है, भारत के मुझे ज़्यादा संग। देखिए आप सोचिए, 25% आबादी पाकिस्तान के उस समय जो बनी 9% और ज़मीन कितना ले गई 37%। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो कर क्या रहे थे? आबादी के अनुसार लैंड मिलनी चाहिए थी। 25% आबादी 37% लैंड कैसे ले सकती है? मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? लैंड तो हमारे पास ज़्यादा, हमारी कम से कम वो कितने ज़्यादा लेकर गए हैं? 12% लैंड ज़्यादा लेकर गए हमने आबादी से ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा मिला। लेकिन वो आज भी इस चश्मे को लगाए बैठे हैं पाकिस्तानी, क्या लगा के बैठे हैं कि हमने रूल किया 700 साल तक। कश्मीर को वो ऋषि कश्यप से मानते ही नहीं है कि ऋषि कश्यप कौन थे। कोई ऋषि कश्यप ने कहा कि मुगलों के बनाया हुआ कश्मीर है। ये सोच में बैठे हुए हैं कि हमारा हक है। जो मुंबई हमले में आया था लड़का, क्या नाम था जो आतंकवादी टेररिस्ट आपका, मैं नाम भूल गया उसका, 26/11 में जिसको पकड़ा था, बाद में फांसी दी थी, उसको कहना ये था कि ये तो पूरा भारत हमारा है, यहाँ तुमने कब्जा कर रखा है। पूरे भारत को बोलते थे क्योंकि चश्मा कि हम यहाँ के क्या कर रहे हैं। तो वो चश्मा लगा के जब तक बैठे रहेंगे तो कैसे बनेगी बात? आप, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ आपको। उनके आप बैठ के मिसाइलों के नाम पढ़िए, उन्होंने सारी मिसाइलों के नाम पता क्या रखे हैं? गोरी, शाहीन, ये सब, ये वो नाम रखे हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया है। और हमारी मिसाइलों के नाम अग्नि, सूर्य, भविष्य की बात, बड़ी बातें, बड़े, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं। अग्नि, इन्होंने सारे नाम कह सके जो भारत पर हमला किया है। और कमाल की बात, मैं कई बार बोलता हूँ कि जिस जमीन पर सबसे ज़्यादा हमले हुए भारी आक्रमणकारियों के, वो आज पाकिस्तान के पास में है। सबसे ज़्यादा उन्होंने बर्बाद किया। और आप सोचिए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ फली फूली, जो आज पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को चाहता तो एक दुनिया का टूरिस्ट प्लेस बना सकता था, हेरिटेज साइट बना, लेकिन बनना नहीं, बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जैसे हम हड़प्पा की बात करेंगे तो उसका लिंक सीधा भारत से जुड़ेगा। वो अपने आप को जोड़ रहे हैं किससे? अरब से। तो जो ये मानसिकता है ना पाकिस्तान की, ये मानसिकता दिक्कत कर रही है। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे बात बनने वाली नहीं। लेकिन अब तो बर्बादे सनम हो चुके हैं, अब आने से कुछ फायदा कुछ बचता नहीं पाकिस्तान, कुछ बचता नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की आज के साथ है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान की क्या सोच है, वो खुद पाकिस्तान को क्लियर नहीं है, दूसरों को क्या क्लियर कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जब बात होती है तो ये भी अब सोच में आता है और मजाक अब ये भी चलते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है। और अब पाकिस्तान के ये हालात हैं कि एक समय पे न्यूक्लियर स्टेट बना लिया था, आज ये हालात हैं कि उसको चलाने के लिए उतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा। मैं एक लाइन और बोल दूं, लगेगा। पाकिस्तान पूछा गया कि उनकी हाई रेंज मिसाइल कितनी है, सिर्फ भारत को टारगेट करने वाली। उनसे एक से पूछा कि तुम इससे बड़ी मिसाइल क्यों नहीं बना रहे हो? हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? हमारा टारगेट केवल और केवल भारत है। तभी उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वो इस बात का बयान देते हैं कि हमारे पास 2.5 किलो के भी बम हैं। ठीक है, खैर पाकिस्तान की बात ही अलग है, पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जिस हालातों से जूझ रहा है, वहाँ की जनता जिस हालातों से जूझ रही है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ की हुकूमत के लिए ख़राब है। हुकूमत जो चाहती है वो कर रही है, ऐशो आराम जिस बात का जिक्र आपने किया, और वहाँ की जो जनता है वो पिस रही है, लेकिन उसका फ्यूचर अब कुछ नज़र नहीं आता। और जो पीओके की बात होती है, बिल्कुल सही कहा निपुण जी ने कि पीओके जो है वो आने वाले दिनों में खुद ही खाली हो जाएगा, क्योंकि देश टूटने का खतरा भी जो है पाकिस्तान पर इस वक्त गहराता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए निपुण जी, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियोज़ जो हैं इस तरीके से पसंद करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जो भी कुछ आप इस चर्चा को लेकर कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और पीओके को लेकर आप खासकर क्या कहना चाहते हैं, ये आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही तमाम बारीक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। नमस्कार।